तो हेलो बच्चों बच्चों अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि कौन सी ऐसी डिस्कवरी या फाइंडिंग्स थी जिन्होंने नील बोहर को मदद की थी टू डिजाइन हिज ओन मॉडल। तो हमने बात की थी बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, और दूसरी जो हमने बात की थी वो की थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तो आज उसी टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो बच्चों नील बोहर ने 1913 में अपना मॉडल दिया जिसे नाम दिया गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स मॉडल जो था वो बेस्ड था इन 4 पोस्टुलेट पे। तो 4 पोस्टुलेट में पहला जो पॉइंट था वो डील करता था किसके साथ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इन स्टेशनरी ऑर्बिट की, उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे है। दूसरा जो था उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे है। तीसरा पोस्टुलेट जो बेस था कि उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज कब आता है, जब ट्रांजिशन होता है। और चौथा जो मॉडल था वो इस बात पे बेस था कि एंगुलर मोमेंटम जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो फिक्स होती है। तो अब हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बोहर का जो पहला पोस्टुलेट था वो इस बात के साथ डील करता था कि न्यूक्लियस है, उसके अराउंड बहुत सारे थाउजेंड्स के अराउंड सर्कुलर पाथ पॉसिबल हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो ये न्यूक्लियस है, हम कितने भी सर्कुलर पाथ इसके अराउंड क्या करते हैं, बना सकते हैं। तो बहुत सारे सर्कुलर पाथ बना सकते हैं, जितने चाहे उतने बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर उस पाथ की एनर्जी चेंज होती है तो इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व नहीं करता, वो चूज करता है, वो सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक पाथ में रिवॉल्व करता है जिनकी एनर्जी फिक्स होती है। तो यहाँ जो वो पाथ थे उनको नाम दिया गया था स्टेशनरी स्टेट्स का। स्टेशनरी का बच्चों ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी था, नहीं, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, लेकिन जो वो पाथ थे उनकी एनर्जी कैसी थी, स्टेशनरी थी। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं भी, हमने अपने घर तक जाना है, हमारे पास 2 और 3 पाथ पॉसिबल है, तो हम वो पाथ चूज करते हैं जो बेस्ट हो। एक रास्ता है बहुत टूटा हुआ है, बहुत कीचड़ा है, आप उस पाथ को फॉलो नहीं करते, आप उस रास्ते से जाते हो जो आपको पता है कि हाँ ये पाथ कैसा है, ये स्टेबल है। तो उन्होंने यही कहा था इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे बंधा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा होता है, इसलिए ये इसके ऊपर फॉल नहीं करता। तो ये उनका पहला पॉइंट। उसके बाद बात हम करें इसके दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट उनका ये था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती जब तक वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ना उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। जब तक वो उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी फिक्स है, हैव ओनली सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, इसकी सिर्फ फिक्स वैल्यू एनर्जी होंगी। इसमें जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व तब करता है जब ये जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करता है तब क्या आता है, इसकी एनर्जी में चेंज आता है। तो अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन नीचे से फाइनल ऊपर चला जाता है, तो जो ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। ये इसका इनिशियल स्टेज है, ये इसकी क्या है, फाइनल स्टेज है। तो जब एब्जॉर्ब किया तो इसने जंप किया इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में, और फिर इसी तरह से अगर ये वापस आए तब ये क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है। एब्जॉर्ब करेगा तो अप जाएगा, डाउन आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो क्या कर देगा, एमिट कर देगा। बट लेकिन जब तक वो अपने पर्टिकुलर लेवल में है तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। उसके बाद बात हम आगे करें, जो इसका थर्ड पॉइंट था कि जब ट्रांजिशन होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है इनिशियल से फाइनल स्टेज में, तो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा उसको दिया गया था इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला जो है बच्चों, इसको हम बोलते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी रूल, क्योंकि आपको पता है 2 लेवल है। अगर मैं ऊपर वाले लेवल को कहूं कि E2 लेवल है, नीचे वाला लेवल मेरा E1 लेवल है, तो दोनों का जो डिफरेंस है इसको मैं डेल्टा E लिखूं तो वो किसके बराबर होगा, H न्यू के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी, अब ये दोनों तरह से बात है, हम ये जानना चाहें कि कौन सी फ्रीक्वेंसी
कि लाइट हम डालें और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए E1 से E2 लेवल, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। और हम चाह रहे हैं कि वो इस लेवल से इस लेवल में जंप किया तो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एमिट हुई, वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा E ओवर H। इसको हम बोलते हैं बहुत फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। और यहाँ H हमारे पास बच्चों क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो उसके बाद बच्चों जो उनका फोर्थ पोस्टुलेट था वो था एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए उन ऑर्बिट में उसकी एंगुलर मोमेंटम भी कैसी होती है, उसकी एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड होती है। तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता, मोमेंटम क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। और अगर क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इसलिए उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, रेडियस से। तो mvr ये हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो यहाँ हमारे पास m क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का, v क्या है, वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, r क्या है, ये हमारे पास रेडियस है उस ऑर्बिट की। तो जब m यहाँ मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, और r यहाँ पे क्या है, रेडियस है ऑर्बिट की। तो एंगुलर मोमेंटम जो होती है फिक्स होती है। इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, nh/2π। ये इंटीग्रल मल्टीपल होती है h/2π की। n यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर है कोई। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स। h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये नहीं रैंडम वैल्यू होंगी, एंगुलर मोमेंटम की भी सर्टेन फिक्स वैल्यू ही पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिनकी फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम हो। तो एक बार हम इन पॉइंट्स को रिकैपिटुलेट कर लेते हैं। तो हमने पहला जो पोस्टुलेट था, पहला पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं पाथ में रिवॉल्व करता है जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। दूसरा पॉइंट था कि उस पाथ वो अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करता, जब तक वो एक पाथ में मूव करता है उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। जब उसकी एनर्जी कब चेंज होती है, जब वो जंप करता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। जब वो जंप करता है, अगर अप जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, डाउन आता है तो एनर्जी क्या करता है, लिबरेट करता है। और तीसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया कि उसकी जो रेडिएशन वो एमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगी, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, जहां एच हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और चौथा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, फिक्स्ड होती है। एम वी आर किसके बराबर होती है, एन एच बाई 2π। और n यहाँ पे हमारे पास क्या है, n हमारे पास कोई भी इंटीजर है, तो ओनली फिक्स वैल्यू हो सकती है। तो ये हमने जाना था कि ये उसके पॉइंट्स थे। अब इन पॉइंट्स के बेसिस पे बोहर ने किस तरह से, बोहर ने हाइड्रोजन, तो बच्चों अब हम बात करेंगे बोहर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहली जो बात की गई थी वो की गई थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से सिंबलाइज करते हैं, वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है। अगर n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में, फर्स्ट शेल में। अगर n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में, इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है। 3 है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। तो ये n की वैल्यू जो है वो हमें ये इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट। दूसरी जो पॉइंट हमें पता चलता है वो हमें पता चलता है इसकी रेडियस के बारे में। तो इसकी रेडियस के लिए बच्चों जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि ये इस ऑर्बिट की क्या रेडियस है, तो इस फॉर्मूला क्या था, आर एन क्या होता है, 0 एन नोट इन एन स्क्वायर इंटू ए नोट। एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ए नोट की वैल्यू फिक्स है 52.9 पिकोमीटर। तो ए नॉट फिक्स है 52.9 पिकोमीटर और एन यहाँ पे क्या बता रहा है, एन हमारे पास एक क्वांटम नंबर। अगर आप एन की वैल्यू 1 पुट करो तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास फर्स्ट लेवल की रेडियस आ जाएगी। और वो फर्स्ट लेवल की रेडियस कितनी होती है, 52.9 पिकोमीटर। और ये जो फर्स्ट लेवल की रेडियस है 52.9 पिकोमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, तो बच्चों फर्स्ट लेवल की वो फिक्स है, उसको हम बोलते हैं बोहर्स रेडियस। उसके बाद इसी तरह से ऑर्बिट की एनर्जी, तो एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि RH है बाय में n स्क्वायर। तो n की डिफरेंट वैल्यू जब हम पुट करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स की क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। यहाँ RH क्या है, यहाँ RH हमारे पास क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और n हमारे पास वैल्यू है 1 2 3।
और RH की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, कितनी होती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। यहाँ बच्चों अटेंशन देने की बात यह है कि इसके आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन। बच्चों ये याद रखो, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, वो नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन फार अवे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, अगर आप यहाँ एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे ना, तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। वैल्यू जीरो कहाँ पे है, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। जैसे जैसे वो नजदीक आता जाएगा, नजदीक आ रहा है, अट्रैक्शन हो रही है, जब जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जीरो में से कुछ वैल्यू कम होगी तो क्या आएगी, नेगेटिव। इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है। यहाँ हमारे पास आर की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है। उसके बाद, और ये मैंने आपको बता दी, तो यहाँ आप एन की डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे तो आपको वेरियस लेवल की एनर्जी पता चल जाएगी। आपको एन की 1 पुट करोगे, फर्स्ट लेवल की एनर्जी आ जाएगी। एन की वैल्यू 2 पुट करोगे, सेकंड की आ जाएगी। तो ये फर्स्ट लेवल की एनर्जी आती है इतने जूल, सेकंड की इस तरह से हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जूल में भी, किलो जूल में भी। तो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज एन की पुट करने पे हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है। इसकी 13.6 है, 3.4 है, और उसकी कितनी है, 1.5। तो ये हमारे पास वेरियस लेवल की एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया है। तो हमारे पास यहाँ दिखाया है कि एनर्जी जो फर्स्ट लेवल है उसकी एनर्जी सबसे डाउन, जैसे जैसे सेकंड थर्ड लेवल है इनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल में जंप करेगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, क्योंकि ऊपर जीरो वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू, नीचे वैल्यू क्या हो रही है, कम। जब भी वो ऊपर से नीचे वाले लेवल में जंप करेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो ये उसका एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया गया। तो ये अभी हम नेक्स्ट हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा की जब एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे वहां हम इसको डिटेल में। उसके बाद है इसने और नेक्स्ट जो बात एक्सप्लेन की, इसने हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल किसे हम बोलते हैं, उन पार्टिकल को जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब हाइड्रोजन के साथ वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स उनमें इलेक्ट्रॉन तो एक होगा, बाकी हाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन डिफरेंट हो सकता है। न्यूक्लियस में दो, जैसे यहाँ हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसमें 2 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह लिथियम की बात करें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास इसका न्यूक्लियस पे चार्ज है +3। इसी तरह बेरिलियम है, न्यूक्लियस पे चार्ज है +4, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या है, एक ही है। तो जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन था उनका बिहेवियर बिल्कुल उसी तरह से था, सारे फॉर्मूले वैसे ही थे, उनको थोड़ा मॉडिफाई किया गया था। क्यों क्या फर्क आ रहा था, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन पे कोई चेंज नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन 1 ही है, लेकिन न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन की अगर हमारे पास जैसे हीलियम की बात करेंगे, उसके न्यूक्लियस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो रेडियस कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और नजदीक आएगा, ज्यादा अट्रैक्शन हुई तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो उसकी एनर्जी भी कम होगी और उसकी रेडियस भी कम होगी। तो फॉर्मूला अब हम बात करेंगे किस तरह से उसके फॉर्मूले को मॉडिफाई किया गया था, किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला था वो क्या था तो यहाँ फॉर्मूले में क्या है, Z², Z यहाँ पे क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। इसी तरह से रेडियस है, तो रेडियस Rn क्या है, 52.9, यहाँ Z का है बाय में, पहले 52.9 इंटू n² था, अब Z का है बाय में, तो यहाँ पे Z बाय में है और जो एनर्जी वाला फॉर्मूला उसमें मल्टीप्लाई में है Z²। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए एनर्जी और रेडियस की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ क्या दिखाया गया, यहाँ ये दिखाया गया कि एनर्जी क्या कर रही है, लगातार डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे Z की वैल्यू बढ़ेगी ना, यहाँ Z की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 4, तो Z की वैल्यू इंक्रीज करने से एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, एनर्जी की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है। इसी तरह रेडियस की बात करें तो रेडियस यहाँ 26 है हीलियम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की, यहाँ सेकंड के लिए देखो कितनी है 17 है, और बेरिलियम के लिए
हमारे पास ये वैल्यू कितनी है 13। तो जैसे जैसे हम एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी या रेडियस की बात करें, तो जब हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी, एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी और रेडियस भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी बात है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे होगी। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ न्यूक्लियस दिखा है हाइड्रोजन का, ये हीलियम है और ये लिथियम है। तो यहाँ हाइड्रोजन में तो एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, लेकिन इस केस में अट्रैक्शन कम है, इस केस में अट्रैक्शन ज्यादा है, इस केस में अट्रैक्शन और ज्यादा। तो अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ इसकी स्पीड ज्यादा है, यहाँ इसकी स्पीड और ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन हो उतनी हमारे पास वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करते हैं। अगर हम एन की वैल्यू बढ़ा दें, अगर हम बात करें पहली शेल में इलेक्ट्रॉन है एक, हम बात करें सेकंड शेल में एक, हम बात करें थर्ड शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये है हमारे पास, ये पहली शेल में इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ थोड़ा दूर हो गया, अट्रैक्शन कम है, वेलोसिटी कम। जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी इसने क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व कर दी थी, और फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसकी कौन सी ऐसी लिमिटेशन थी जिसकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जरूरत महसूस हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लिमिटेशंस को और इसने कौन कौन से पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया उसको हम डिस्कस करेंगे।